अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस करूँगा बेटा वो है अक्टूबर नवंबर 2024 उसका वेरिएंट 22 ओ लेवल्स। बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा क्या कहता है आपसे? फिगर 1.1 shows इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 5 एटम्स। अच्छा, एटम्स बोल रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होंगे। ठीक है, ओके। ए बी सी डी दिया हुआ है उसने आपको। आगे देखो, आंसर द क्वेश्चन अबाउट दीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ईच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मे बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। ठीक है, ज़रूरी नहीं है एक को एक ही दफ़ा लिखना हो, कई दफ़ा भी लिख सकते हैं। हो सकता है आ ही नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें इनमें से कोई आंसर ही ना हो, ये भी हो सकता है। State which electronic configuration A, B, C, D और E represent an atom of noble gas। देखो बेटा, नोबल गैस का मतलब हो गया आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन चेक कर लो। बी वाले को गौर से देखिए बेटा, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8, सबसे लास्ट वाले शेल में। तो नोबल गैस हो गया बी। आगे आओ, एन एटम ऑफ एलिमेंट दैट इज यूज्ड इन फूड कंटेनर्स बिकॉज रेजिस्टेंट टू कोरोजन। तो बेटा कौन सा एलिमेंट हो गया? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का प्रोटॉन नंबर क्या होता है? 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। चेक कर लो इसमें एल्यूमिनियम कौन है? वो जिसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन तो मुझे सिर्फ एक ही में नज़र आ रहे हैं, लास्ट वाले में, ई में। गौर से देखें, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और अगर आप गिने तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और लास्ट में 3। वही बात हो गई 283, यानी आंसर मस्ट बी द ई। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन ग्रुप 5 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 5 का मतलब ये हो गया आउटर शेल इलेक्ट्रॉन 5 होने चाहिए। ग्रुप किसे रिप्रेजेंट करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। 5 इलेक्ट्रॉन ढूंढो आउटर मोस्ट शेल में किसके हैं? 1 2 ऑप्शन डी। ये डी हो गया। आगे आजा, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियड 3 का मतलब 3 शेल्स, 1 2 3, 3 शेल्स। चेक करो 3 शेल किस में है? इसमें 1 2 3 4, 1 2 1 2 1 2 1 2 3। एल्यूमिनियम में 3 शेल हैं, पीरियड 3 का हो गया। हमने अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी की थी, तो शेल कितने हैं बेटा? 3। नंबर ऑफ शेल रिप्रेजेंट पीरियड। दोबारा से ई आंसर आ गया बेटा। एन एटम दैट फॉर्म्स अ स्टेबल आयन विद 2- चार्ज। ग्रुप 6 का हो गया। ग्रुप 6 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 2-। ग्रुप 6 का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आ जा बेटा 6 इलेक्ट्रॉन ढूंढ। ये रहा सी, 2 और 2 4 और 2 6। सी शुड बी द राइट आंसर। डिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन वेनेडियम। बेटा ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन नंबर 23, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 23। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? 51 - 23, 51 - 23, 28 बेटा। डन हो गया, आसान सा सवाल था। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड इन ब्लास्ट फर्नेस, बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है। बाय रिडक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। द प्रोसेस इज मेड अप ऑफ 3 स्टेप्स। ठीक है, स्टेप 1, कार्बन बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। यस, बिल्कुल सही है। गिव वन अदर रीजन व्हाई कार्बन इज बर्न इन ब्लास्ट फर्नेस। आपको याद होगा 2 स्टेप जो शुरू के थे, उसमें शुरू में आपकी कॉपी में भी लिखा होगा, कार्बन को जला दो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है,
कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट कराओ, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। पहला रिएक्शन एक्सोथर्मिक, दूसरा रिएक्शन एंडोथर्मिक। तो आपके फर्नेस का टेम्परेचर मेंटेन कैसे रहता है? एक एक्सो है और एक एंडो है बेटा। अब आ जाओ, तो गिव वन अदर रीजन पूछ रहा है, ठीक है। तो अदर रीजन में आप क्या लिख सकते हैं बेटा कि इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस हीट, इट इज exothermic reaction and produce heat। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, इन स्टेप 2 कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस। ऊपर अब हमने इक्वेशन भी बना ली, हमें पता है ये सब हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। बाय रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन, ठीक है। स्टेट वन एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ। कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉन्सिक्वेंस पूछ रहा है। पॉइजनस गैस होती है, दैट्स इट, पोल्यूटेंट है ये, ठीक है। ये जब एब्जॉर्ब हो जाए, अगर आप ज्यादा इनहेल कर लें और ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। इन स्टेप 3 आयरन 3 ऑक्साइड रिड्यूस्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, यस बिल्कुल सही है। राइट अ सिंबल इक्वेशन, सिंबल का मतलब फॉर्मूला बनाओ उसके। तो बेटा Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या बनाता है? आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहां 2 लगा, यहां 3 लगा, ये बैलेंस हो जाएगी। ये हमारी सब का सब जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूं ये सब आपकी कॉपी में लिखा हुआ, तो इसे याद करना इक्वेशंस। मैंने आपको लेक्चर के दरमियान में भी ये बात बताई थी बेटा, ओ लेवल्स के सिलेबस में 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें इक्वेशंस बहुत ज्यादा है, एक एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन और एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस। बेटा एक्सप्लेन व्हाई कैल्शियम कार्बोनेट इज एडेड टू द ब्लास्ट फर्नेस, याद आ रहा है? आगे क्या बोलता है? इंक्लूड एनी रिलेवेंट रिएक्शंस और इक्वेशंस। हम पूरा डिटेल से बता सकते हैं इसको कैसे। कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड टू रिमूव एसिडिक इंप्यूरिटीज लाइक सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और हमने उसके स्टेप्स भी किए थे, हमने उसका पर्पस भी लिखा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड टू रिमूव acidic impurities like सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। इक्वेशंस लिख दें। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है पहले स्टेप में इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड आर बेसिस, एसिडिक इंप्यूरिटी बेस से रिएक्ट कर जाएगी। सिलिकॉन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलके बनाता है कैल्शियम सिलिकेट, याद है, जिसे आप स्लैग कहते हैं। आगे आ जाओ। आयरन इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। स्टेट 2 अदर प्रॉपर्टीज दैट आर टिपिकल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बट नॉट ऑफ ग्रुप 1 मेटल्स। टिपिकल क्या है? तो बेटा 2 उनके आप 4 बता सकते हैं, लेकिन आप 2 जो मेन है वो बता दें। एक, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड एंड दे हैव वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। तो पहली लिख दें, दे फॉर्म colored compounds, they have variable oxidation state। वैसे तो स्टेट का मतलब होता है वन वर्ड आंसर, बट वो लाइनें दी नहीं है तो आप लिख लें, इसमें कोई इशू नहीं। आयरन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बाय गैल्वेनाइजिंग विद जिंक, सही है। गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है जिंक प्लेटिंग, याद है। एक्सप्लेन 2 डिफरेंट वेज इन विच जिंक प्रिवेंट्स रस्टिंग। तो एक तो गैल्वेनाइजिंग का ही एक्सप्लेनेशन लिख दो और एक सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का लिख दो, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। तो इन प्रेफरेंस ऑफ आयरन इट विल ऑक्सीडाइज, दैट्स इट। तो 2 बातें लिख दो। गैल्वेनाइजिंग कैसे करता है? देखो बेटा 2 बातें लिखनी है ना, ये है आयरन, अगर आप इस पे
जिंक की पूरी प्लेटिंग कर दें, कोटिंग कर दें, तो इट विल प्रिवेंट कॉन्टैक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एक बात हो गई। दूसरा तरीका क्या है, आप आयरन पर जिंक लगा दें छोटा सा, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो दो डिफरेंट वेज हो गए, ठीक है। तो पहला लिख दें बेटा, कोटिंग ऑफ जिंक, जिसे गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, विल प्रिवेंट contact of air and moisture with iron। एक पॉइंट हो गया, एक डिफरेंस और, जिंक कैन ऑक्सीडाइज in preference of iron to protect, because zinc is more reactive than iron। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। कितनी सिंपल सी बात बोली है मैंने आपको, अगर आपको समझ आ जाए। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा क्या बोलता है, द इक्वेशन शोज। अच्छा, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन की डेफिनेशन भी यही थी बेटा कि ऐसा प्रोसेस जिसमें मोर रिएक्टिव ऑक्सीडाइज हो इन प्रेफरेंस ऑफ लेस रिएक्टिव, तो ख्याल रखिएगा। उसके बाद बोलता है द इक्वेशन शोज द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम इन क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। उसके बाद बोलता है प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन, सही है, व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड। सबसे पहली बात तो हमेशा याद रखिएगा, प्रेशर का इफेक्ट किसके लिए होता है, बार बार क्लास में बोला है, ओनली फॉर द गैसेस बेटा। ओनली फॉर गैसेस के लिए होगा। तो आई होप आप ख्याल रखेंगे इसका। चेक करें, सॉलिड हटा दें आप इसमें से। अब आप चेक करें, प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कहां जाता है, जहां मोल्स कम हो। आपके रिएक्टेंट साइड पे मोल्स ऑफ गैस कितने हैं, 4। आपके प्रोडक्ट साइड पे मोल्स ऑफ गैस कितने हैं, 4। तो क्या प्रेशर का इफेक्ट होगा, नहीं होगा, नो इफेक्ट। तो आप इसमें सिंपल लिख दें बेटा, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, सेम नंबर ऑफ gaseous moles on either side, reactants and products की बात कर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। Fe3O4 react with concentrated hydrochloric acid. The products are iron 2 chloride, iron 3 chloride, and a liquid that turns blue copper chloride pink। यानी ये लिक्विड क्या हो गया, वाटर, क्योंकि ये टेस्ट फॉर वाटर है। तो अब आप चेक करें, कह रहा है Fe3O4 को अगर आप HCl के साथ रिएक्ट कराएं तो ये प्रोड्यूस करेगा आयरन 2 क्लोराइड, आयरन 3 क्लोराइड और साथ में वाटर। डन हो गया। कंस्ट्रक्ट द स्टेट सिंबल, सही है, और ये दे रहा है 2 मार्क्स का। इसका मतलब है बैलेंसिंग का भी 1 मार्क होगा। अब आपका दिमाग में सवाल आएगा कि सर बैलेंस कैसे करें, तो बड़ा मुश्किल होगा, मैं बताता हूं। देखो मेरी बात को गौर से सुनना। Fe3O4 ऑक्सीडेशन स्टेट 0,
सम ऑफ द ऑल चार्जेस मस्ट बी जीरो, तो जीरो हो गया। एक ऑक्सीजन -2 तो 4 ऑक्सीजन -8, यानी यहां पे होगा +8। अब आप +8 को 3 आयरन पे डिवाइड करें जिसमें आयरन 2+ भी हो और 3+ भी हो। जरा गौर से देखिए, आयरन 2+ और आयरन 3+ में डिवाइड कीजिए तो बताएं एक और क्या चीज आएगी। गौर से देखिए, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +8, डिवाइड कीजिए +2 और +3 के अंदर, तो 2+3 हो जाएंगी और 1+2 हो जाएगी। क्यों? +3 +3 +6 और +2 +8 आ गया आंसर। इसका मतलब यह है आयरन 2 वाला 1 बनेगा और आयरन 3 वाले 2 बनेंगे। हो गया बैलेंस। नाउ 2 3 6, तो बेटा यहां 6 लगा दे। नाउ 6 1 6, यहां 3 लगा दे, 3 2 6, बैलेंस हो गई। ये बन गई आपकी इक्वेशन। तो कितनी सिंपल सी ट्रिक बताई मैंने आपको, ठीक है। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3 आयरन की थी, टोटल ऑक्सीजन स्टेट थी +8, तो +8 में बेटा आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया 2 और 3 के अंदर, तो यही बन रही है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, कहता है फिगर 3.1 shows the apparatus used for the electrolysis of dilute sulfuric acid using graphite electrode। ये सब आपने क्लास में किया हुआ है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया आपका कैथोड, ये हो गया आपका एनोड। यहां बनती थी हाइड्रोजन, यहां बनेगी ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में रेशो 2:1 होता है। ये सब आपने क्लास में पढ़ा हुआ है सही है। और आपको इसी तरह की इक्वेशन बताई गई थी जिसमें, और ये हम इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स क्यों लगाते हैं, ताकि इन पे प्रोड्यूस होने वाली गैसेस को क्या कर सकें, कलेक्ट कर सकें बेटा, ठीक है। आगे आ जा, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस को डिफाइन करना है, तो बेटा केमिकल चेंज होता है ना, याद है इलेक्ट्रोलिसिस किसे याद है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स में फर्क बताया था। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स में केमिकल चेंज आता है। क्या चेंज आता है, आयंस एलिमेंट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो केमिकल चेंज इन आयोनिक कंपाउंड डेफिनेशन करनी है, तो केमिकल change in ionic compound when ions are converting into elements by electric current। आपको मैंने इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर डिफरेंसेस बताए थे। वहां मैंने आपसे ये बात कही थी बेटा कि इलेक्ट्रोलाइट्स में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो केमिकल चेंज आता है, और आयंस किस में कन्वर्ट होते हैं बेटा, एलिमेंट्स के अंदर। और ये कैसे होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, आप इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेबल द एनोड इन फिगर 3.1, ये रहा बेटा, इसको लेबल कर देना, दैट्स इट। आगे देखिएगा, नेम द प्रोडक्ट एट कैथोड, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इज फॉर्म एट एनोड, बिल्कुल देखो हमने पहले से लिखा हुआ है सब कुछ, क्योंकि हमें ये सब पता है। आगे देखिए, कंस्ट्रक्ट एन आयोनिक हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एनोड। 4OH वाली इक्वेशन आई होप आप सबको अब याद हो चुकी होगी बेटा। 4OH माइनस गिव्स यू 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। Name a suitable element other than graphite used for the electrode in electrolysis। देखो सरो, इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, तो बेटा अगर आपके पास ग्रेफाइट ना हो तो कोई और ऑप्शन है इनर्ट के अंदर। यस, इनर्ट इलेक्ट्रोड की 2 एग्जाम्पल दी थी, एक ग्रेफाइट था, एक प्लैटिनम होता है बेटा। तो आई होप आप इस बात का ख्याल रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, दिस क्वेश्चन इज अबाउट अल्केन्स एंड अल्कीन्स। ओके, अल्केन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और अल्कीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड।
आगे आओ, ब्यूटेन बिलोंग टू द अल्केन होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय CH2. दे हैव सिमिलर केमिकल डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप. तीन प्रॉपर्टीज आपको कॉपी में लिखवाई हैं इनकी. आगे आओ, मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज आर हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप. बिल्कुल सही बोल रहा है, हमें ये पता है. एंड सेम जर्नल फॉर्मूला, ये भी हमें पता है. स्टेट टू अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज. दो चीजें रह गई, वो लिख दो. नंबर वन, सिमिलर केमिकल डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी. सिमिलर केमिकल डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, सब आपके पास लिखा हुआ. दूसरी बात, एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय CH2. भाई दो उसने लिख दी, दो आप लिख दें. एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट. आ गया. 4.1 shows displayed formula of butane. बिल्कुल सही कह रहा है, 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है सारे. Explain how figure 4.1 shows that butane is saturated. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, all carbon carbon bonds are single bond. गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. देखो ये डिस्प्लेड है. स्ट्रक्चरल का मतलब आप उसे CH3 के फॉर्म में लिखें तो CH3 CH2 CH2 CH. और अगर आप इसके बीच में वो डैश लिख देंगे तो भी सही है, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम. वो मर्ज करके मत लिख देना, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा या कंडेंस हो जाएगा. नोनेन C9H20 इज प्रेजेंट इन नेफ्था फ्रैक्शन. बिल्कुल, हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल में पढ़ा था और ये यूज होता है केमिकल्स के लिए, याद है, फ्रॉम द डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम. बिल्कुल सही है. स्टेट वन यूज ऑफ द नेफ्था फ्रैक्शन, केमिकल्स. व्हेन नोनेन इज क्रैक्ड, शॉर्टर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल आर फॉर्म. बिल्कुल सही कह रहे हैं. क्रैकिंग किसे कहते हैं? व्हेन large hydrocarbons are broken down into smaller and useful products. ठीक है. क्रैकिंग से रिलेटेड आपको मैंने बताया है बेटा कि दो प्रोबेबिलिटीज होते हैं, अल्केन प्लस अल्कीन बने या फिर अल्कीन अलोंग विद हाइड्रोजन बने. तो क्योंकि क्रैकिंग जो है वो दो चीजों की सोर्स को बोलते हैं, तो ख्याल रखिएगा. व्हेन नोनेन इज क्रैक्ड, शॉर्टर चेंज दिस, कंस्ट्रक्ट अ सिंपल इक्वेशन for the reaction in which nonane is cracked. Only products are propane and ethene. C3H8 प्रोपेन है, C2H4 ethene है. तो हमने इक्वेशन बनानी है नोनेन की. C9H20 क्रैक किया, खुद कह रहा है सिर्फ दो प्रोडक्ट बनाओ, तो C3H8 प्लस C2H4. 2 मार्क्स का इसका मतलब है बैलेंसिंग के भी मार्क्स होंगे. अब जाहिर बात है टोटल नंबर ऑफ कार्बन 9 होने चाहिए. अब आप चेक करें, यहां पे 3 है और यहां पे 2 है, 5 हो गए. तो बेटा अगर मैं इसको 3 कर दूं तो 3 2 6, 6 और 3 9 हो गए बेटा. बैलेंस भी हो गया. पार्ट डी पे आए. प्रोपेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायोलेट लाइट. बिल्कुल हमें पता है. आपको याद होगा हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था जिसमें हमने मीथेन का रिएक्शन करवाया था. ये उसी तरह अल्केन के, जाहिर बात है सिमिलर रिएक्शन होते हैं, तो आप प्रोपेन के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं. शोज द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टर एंड प्रोडक्ट. ठीक है. नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. देखो सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना, तो टाइप ऑफ रिएक्शन में आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन reaction. State the purpose of ultraviolet light in this reaction. तो बेटा आपको याद है ये रिएक्शन डार्क में नहीं होता, तो यूवी लाइट प्रोवाइड करोगे तो रिएक्शन होगा, और वो एनर्जी जिससे रिएक्शन स्टार्ट हो उसे क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी. तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूवी लाइट? टू प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी बेटा. टू प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी. आगे आओ. कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन इन किलो जूल पर मोल. यूज द बॉन्ड एनर्जी. बच्चों वाला सवाल है बेटा.
प्रोपेन चेक कीजिएगा, ये रहा। मैं अगर इसे यहीं पे पहले समझा दूं, इसमें टोटल कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड है? 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड है। देखो 1 2 1 और 2, सॉरी 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के साथ कितने बेटा? 2, 1 और ये 2, 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड, 2 कार्बन बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा? प्रोडक्ट साइड पे देखो कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड्स हैं? 2 कार्बन, 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड ये रहा, 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड ये रहा, 2 हो गए। आगे आओ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड गिन लेते हैं कितने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओके, जरा प्रोडक्ट साइड पे चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स है बेटा। डन हो गया। एक क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड है, एक Cl Cl का बॉन्ड है। ओके, ये हो गया। अब आ जाओ प्रोडक्ट साइड पे, एक HCl का बॉन्ड है और एक कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड भी है, कार्बन और क्लोरीन, ठीक है। तो इसे मैं लिख रहा हूं ताकि ना मुझे आसानी हो जाए। आपने कहा 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड, 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड, 8 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और 7 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। डन हो गया। एक क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड और एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, और यहां पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है HCl का। डन, यही है, बाकी तो सब सही है। अब देखिए बेटा, आसान कर लेते हैं। ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो बेटा अगर 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहे हैं तो एनर्जी कैंसिल आउट। यहां पे 7 हैं, यहां पर 8 हैं, तो एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बच गया। अब हम सिर्फ उन्हें देख लेते हैं कि ब्रेक है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितना है बेटा? ये रहा 413, और क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड कितना है बेटा? 346। तो मैं चेक कर लेता हूं टोटल बॉन्ड एनर्जी कितनी है। ये हो जाएगी 413 प्लस 346, ये हो गई बेटा 413 प्लस 346। तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक होता है 759 हो गई प्लस में। आ जा बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्लोरीन कार्बन, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड कहाँ है? ये रहा बेटा, कार्बन क्लोरीन कार्बन मैंने गलत लिखा, देखा मैंने गलत लिखा। एक्चुअली क्लोरीन क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ये रही, ये मैंने गलत लिखा है, आई एम सॉरी। क्लोरीन क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कितनी है बेटा? 243, तो मैंने गलत लिखा, मैं वापस करता हूं। 413 प्लस 243 बेटा, ये हो गई 656 बेटा। मेरे पास आंसर आ रहा है 656। आ जाओ, ये कार्बन क्लोरीन लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगी 346, और हाइड्रोजन और क्लोरीन कितना है बेटा? 432। डन। अब टोटल कर लूं, बॉन्ड फॉर्मेशन कितनी आ रही है मेरे पास? 346 प्लस 432, ये आ गई बेटा -778 बेटा। आ जाओ, बॉन्ड फॉर्मेशन है 656, बॉन्ड ब्रेकिंग है 656, बॉन्ड फॉर्मेशन है 778। आंसर डेफिनेटली माइनस में आएगा। 656, ये आ जाएगा आंसर बेटा -122 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड ब्रेकिंग प्लस बॉन्ड फॉर्मेशन से कर लो, दैट्स इट। बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। ई पे आते हैं बेटा। द इक्वेशन शोज द रिएक्शन ऑफ इथीन विद क्लोरीन, बिल्कुल सही है।
अब ये एडिशन रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ दिस इक्वेशन शो द रिएक्शन इज एन एडिशन। देखो बेटा, एडिशन के अंदर प्रोडक्ट हमेशा एक ही होगा। मैंने आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में एडिशन पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन में एक वर्ड लिखवाया था, मैं आपको याद दिलाता हूं। When monomers combine and form a polymer as an only product, यानी प्रोडक्ट एक ही हो, बस साथ में बाय प्रोडक्ट्स ना बने, कुछ साथ में नहीं बने, उसको हम एडिशन कहते हैं। तो एडिशन कहते ही उसको चीजें ऐड हो जाएं, बस कोई चीज निकले नहीं, एलिमिनेट ना हो। तो इसको एडिशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपका एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट। तो सिंगल प्रोडक्ट बनने का मतलब ये हो गया कि आपने इसको बोलना है एडिशन रिएक्शन है, दैट्स इट। तो बिकॉज सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एडिशन। बिकॉज ऑफ single product is formed and no byproduct produce, इसलिए आप इसे क्या बोलेंगे? इसे आप एडिशन रिएक्शन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूं बेटा। A student adds large piece of zinc to dilute hydrochloric acid, ठीक है, zinc is in excess, zinc ज्यादा है। Complete the equation by adding state symbol। तो बेटा acid plus metal give you salt and hydrogen, और जिंक क्लोराइड वाटर सॉल्युबल होता है, तो इधर एक्वस लिखोगे, हाइड्रोजन गैस होती है, यहां गैस लिखोगे। Figure 5.1 show the volume of hydrogen changes with time as the reaction proceeds। और स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है रिएक्शन खत्म हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, डिस्क्राइब हाउ द शेप ऑफ द कर्व इन फिगर 5.1 शोज दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम। 3 लाइनें दी हुई हैं, हालांकि आपका ग्रेडियंट कम होता जा रहा है, तो डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो वो सिंपल सा सवाल है, इसमें इतनी सारी बातें करने की क्या जरूरत? सही है, ग्रेडियंट डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा, ठीक है। Gradient decreases with respect to time। Explain in terms of collision theory why rate of reaction decreases with time। देखो बेटा, रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो जाएंगे तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स कम हो जाएंगे ना, ठीक है। as reactants are consumed, खत्म हो गए, number of effective collisions या successive collisions जिसे आप बोलते हैं, number of effective collisions decreases, तो कम होते जाएंगे। 3 पे आ जाओ बेटा। A student repeats the experiment using the same mass of powdered zinc instead of large piece। तो आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ऑल अदर कंडीशंस स्टेज द सेम, ओके। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन डिफरेंस इन रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन पाउडर्ड जिंक। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, पहली बात हो गई। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। अब सवाल है क्यों, ठीक है। बिकॉज increase in surface area will increase the number of effective collisions। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाएंगे।
Excess zinc is added to 16 centimeter cube of 0.4 mole per dm cube hydrochloric acid. Calculate the volume of hydrogen gas released at room temperature and pressure. Give your answer to two significant figure. ठीक है, देखो बेटा हमारे पास इक्वेशन थी 2HCl प्लस जिंक गिव्स यू ZnCl2 प्लस हाइड्रो। इक्वेशन शुरू में दी हुई है उसने, ठीक है। आपके पास जिंक एक्सेस है तो इसका मतलब है आपका प्रोडक्ट डिपेंड किस पे कर रहा है, HCl पे। क्यों कर रहा है? क्योंकि HCl लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ओके, तो बेटा आपने कहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl पहले 0.4 दी हुई है, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर क्यूब, तो 0.016 दिया हुआ है। आप मोल्स निकाल लें पहले। N इज इक्वल टू C इंटू वी। बेटा कॉन्सेंट्रेशन आपके पास है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.016, ये आ गया 6.4 इंटू 10⁻³ मोल्स आ गए। आ जाओ, आपके पास के मोल्स आ गए, आपसे इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो बेटा रेशो क्या है, 2 मोल्स गिव्स यू 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन गैस। 1 मोल का आरटीपी पे वॉल्यूम कितना होगा, 24 dm³। ठीक है, आ जाओ 6.4 इंटू 10⁻³ मोल्स अगर आपके पास हो तो x dm³ मिलेगा। x विल बी इक्वल टू 6.4 10⁻³ इंटू 24 डिवाइडेड बाय 2। 24 डिवाइड बाय 2 आंसर आया 0.07, आंसर आ रहा है 0.0768 और उसने बोला है टू सिग्निफिकेंट फिगर तक दो। तो बेटा इसको लिख दो 0.077 आंसर होना चाहिए बेटा। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। आगे देखो, पार्ट डी पे आता हूं बेटा। द रिएक्शन ऑफ जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि प्रोडक्ट्स आर एट लोअर एनर्जी देन रिएक्टेंट। ओके डन। कंप्लीट द रिएक्शन पाथवे डायग्राम इन फिगर 5.2 टू शो द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, लेबल द एरो फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, लेबल द एरो फॉर एंथैल्पी चेंज। चलो आसान सा सवाल, ये तीनों बातें लिखोगे तो शायद 3 मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ठीक है, ख्याल रखिएगा। ये ले, ये लिखा रिएक्टेंट, ये लिखा प्रोडक्ट, 1 मार्क। आगे आ जा, इसे लिखा एक्टिवेशन एनर्जी तो शायद 2 मार्क्स, और इसे लिखा इंथैल्पी चेंज तो शायद 3 मार्क्स मिल गए। आ गया, कहता है डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन मेड व्हेन a few drops of aqueous ammonia added to the aqueous solution containing zinc ion। आ गए ना बात पे बेटा, आ जाओ। आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपका एग्जामिनर आपसे टेस्ट फॉर आइन के सवाल पूछता है, और कहां पूछता है बेटा, पेपर 2 के अंदर। आप क्या करोगे, पेपर 4 में तो गिवन था, यहां क्या करेगा, यहां याद करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों को शुरू में कहता हूं याद करो, हाँ एतबार मत करो। अब देखो, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया जिंक के साथ क्या देता है, वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट पीपीटी। एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया ऐड करोगे तो जिंक के पीपीटी सॉल्युबल होते हैं, एल्यूमिनियम के नहीं होते। तो आप क्या बोलेंगे, पीपीटी सॉल्युबल गिविंग कलरलेस सॉल्यूशन। आगे, डिस्क्राइब हाउ टू प्रिपेयर प्योर ड्राई क्रिस्टल ऑफ जिंक क्लोराइड आफ्टर रिएक्टिंग एक्सेस जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट का सवाल आ गया, हालांकि ये किसका है, एटीपी का। देख रहे हैं बदतमीजियां, वो वाले सवाल यहां डाल दिए। तो यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट सिर्फ P4 के लिए नहीं है, P2 के लिए भी है। तो अब आपने इसमें लिखना है, वो खुद कह रहा है कि सब कुछ हो गया है, एक्सेस जिंक पड़ा हुआ है, तो पहले फिल्टर ऑफ कर दो। फिल्टर ऑफ जिंक सॉलिड बाय फिल्ट्रेशन, पूरा प्रोसेस
उसके बाद हीट द solution of aqueous zinc chloride to evaporate half of its volume. इसे क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सर, हीट टिल क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। ओके, half volume, then cool it down, then cool it down at RTP, और तीसरी बार filter off crystals and dry them between 2 फिल्टर पेपर। बेटा आई होप मेरी डिस्कशन से आपको फायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में इस पेपर को कंप्लीट करेंगे बेटा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।